में। उसके बाद आता है स्टेप्स इन मोल्टिंग। मोल्टिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ये भी देखना होता है। तो बिहेवियरल चेंज, बिहेवियरल चेंज देखते हैं। फर्स्ट पे एक बिहेवियरल चेंज होता है, एक चेंज एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस में चेंज होता है। अब उसके बिहेवियर में कैसे इंसेक्ट के चेंज होगा, इसके लिए प्रॉपर देखते हैं कि क्या इंसेक्ट में उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है या उसके पर्टिकुलर सेगमेंट्स कैसे चेंज हो रहे हैं, ये हर चीजें देखी जाती हैं। तो अब इसमें क्या होगा बिहेवियरल चेंज में कि इंसेक्ट बिकम इनएक्टिव। सबसे पहले क्या होगा, इंसेक्ट जो है इनएक्टिव हो जाएगा, वो खाना पीना बंद कर देगा। उसके बाद क्या होगा, एक इंसेक्ट पर्टिकुलर है उसने अपना खाना बंद कर दिया और वो इनएक्टिव हो गया, मतलब जो फीडिंग कर रहा था वो फीडिंग करना बंद कर दिया। लार्वा स्टॉप्स फीडिंग एंड बिकम इनएक्टिव। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या आएगा, एपिडर्मल सेल साइज इंक्रीज। अब क्या होगा, जो एपिडर्मल सेल्स होती है, इसके पहले जब मैंने पढ़ाया था क्यूटिकल तो उसमें बताया था कि सबसे नीचे की लेयर जो होती है वो बेसमेंट लेयर होती है, उसके ऊपर जो होती है वो यूनिसेलुलर लेयर होती है जिसे उसके एपिडर्मल लेयर कहते हैं, उसमें एपिडर्मल सेल्स पाई जाती हैं। उसके ऊपर क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल में दो पार्ट्स होते हैं, एक्सोक्यूटिकल, इंडोक्यूटिकल, फिर उसके बाद एपिक्यूटिकल होती है। ये चार पांच पार्ट होते हैं। इसको मैंने वेल डिफाइंड कर चुके हैं इसके पहले वाली पीपीटी में, आप सब लोग जाकर के और देखिएगा इस पे वीडियोस। जो नए लोग हैं और जो देख चुके हैं तो अच्छी बात है। तो उसमें देखते हैं, तो अब उसमें क्या होगा, जो एपिडर्मिस सेल्स थी उस सेल का साइज इंक्रीज होगा, उसमें नई नई सेल्स का मल्टीप्लीकेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, लूजनिंग ऑफ सेल्स, या बिहेवियरल बता रहा हूं, बिहेवियरल का ध्यान से सुनना। उसमें क्या होगा, लूजनिंग ऑफ सेल्स होगा। तो लूजनिंग ऑफ सेल्स मतलब जो सेल्स वो हैं एपिडर्मिस सेल्स वो लूज होंगी, ठीक। उसके बाद डिटैचमेंट ऑफ क्यूटिकल, फिर क्यूटिकल से वो डिटैचमेंट हो जाएंगी, उनके बीच में क्या होगा, सब क्यूटिकुलर स्पेस आ जाएगा। जैसे एपिडर्मिस लेयर हो गई, उसके ऊपर जस्ट क्यूटिकल हो गई, तो क्यूटिकल और एपिडर्मिस लेयर के बीच में एक स्पेस बनेगा जिसे सब क्यूटिकुलर स्पेस कहते हैं। तो सब क्यूटिकुलर स्पेस का फॉर्मेशन होगा। फिर उस वहीं से जो एपिडर्मल सेल्स है उसके द्वारा मोल्टिंग जेल रिलीज होगा, मोल्टिंग जेल का सिक्रीशन होगा। अब मोल्टिंग जेल क्या करेगा, उसको जो ओल्ड वाली क्यूटिकल है वो ओल्ड क्यूटिकल को वहां से हटाने का काम करेगा मोल्टिंग जेल, और नई जो एपीक्यूटिकल है, सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, एपीक्यूटिकल का, जो भी वो सबसे ऊपर लेयर होती है। तो नई एपीक्यूटिकल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रोक्यूटिकल बनेगी, फिर मोल्टिंग फ्लूइड बनेगा, फिर वैक्स लेयर, फिर सेमेंट लेयर, फिर एक्सोक्यूटिकल फॉर्मेशन, फिर इंडोक्यूटिकल फॉर्मेशन। ये चीजें क्या होंगी, ये बिहेवियरल चेंज में आएगा। बिहेवियरल चेंज के बाद एपिडर्मिस चेंज में आएगा, ठीक। अब एपिडर्मिस में देखो कितने प्रोसेस हो गए। एपिडर्मिस में क्या होगा, सबसे पहले बिहेवियरल चेंज होगा जिसमें इंसेक्ट फीडिंग स्टॉप कर देगा और इनएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आया चेंज इन एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस सेल में अब क्या होगा, उसकी पहले सेल चेंजेस होंगी, ठीक। फिर उसमें लूजनिंग ऑफ सेल्स होगा, फिर डिटैचमेंट ऑफ क्यूटिकल्स होगा, फिर सब क्यूटिकुलर स्पेस फॉर्मेशन होगा, फिर वहां से मोल्टिंग जेल सिक्रीशन होगा, फिर न्यू एपीक्यूटिकल फॉर्मेशन होगा, फिर प्रोक्यूटिकल बनेगी, फिर मोल्टिंग फ्लूइड सिक्रीशन होगा, वैक्स लेयर बनेगी। मैं सब बता चुका हूं कि एपीक्यूटिकल में 3 लेयर मोस्टली पाई जाती है, वैक्स लेयर, सीमेंट लेयर और पॉलीफिनॉल लेयर। तो ये चीजें उसमें फॉर्मेशन होगा। फिर एक्सोक्यूटिकल का फॉर्मेशन होगा, फिर इंडोक्यूटिकल का फॉर्मेशन होगा। ये चीजें चेंज इन एपिडर्मिस में आएंगी। उसके बाद में एपोलाइसिस। एपोलाइसिस क्या होगा, डिटैचमेंट ऑफ क्यूटिकल फ्रॉम एपिडर्मिस। और जो प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है कि डिटैचमेंट ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, अभी मैंने बताया था, फ्रॉम द एपिडर्मिस लेयर। इस टर्म को क्या कहते हैं, एपोलाइसिस। ये टर्म बहुत पूछा जाता है कि एपोलाइसिस और एक्डाइसिस में अंतर क्या है। तो एक्डाइसिस का मतलब है कि कास्ट ऑफ द ओल्ड क्यूटिकल, तो उसको कहते हैं। इसमें क्या है, सिर्फ डिटैचमेंट, मतलब उसका अटैचमेंट एपिडर्मिस लेयर से हटा है, इसको क्या कहेंगे, एपोलाइसिस। तो एपोलाइसिस और एक्डाइसिस अलग अलग टर्म है। तो ये तो मैं बता चुका हूं। फिर फॉर्मेशन ऑफ सब क्यूटिकुलर स्पेस होगा, फिर सिक्रेशन ऑफ मोल्टिंग जेल इन द सब क्यूटिकुलर स्पेस व्हिच इज रिच इन काइटिनेज एंड प्रोटीनेज। क्योंकि अब काइटिनेज और प्रोटीनेज इसलिए सिक्रीशन होता है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, काइटिन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए काइटिनेज एंजाइम रिस्पांसिबल है, तो काइटिनेज एंजाइम एपिडर्मिस सेल्स के द्वारा रिलीज हुआ। और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए
एमिनो एसिड्स में प्रोटीएज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, तो प्रोटीएज एंजाइम एपिडर्मल सेल से रिलीज हुआ, जिसे प्रोटीएज एंजाइम वहां पर रिस्पॉन्सिबल हुआ। फिर उसके बाद क्या है, न्यू एपिक्यूटिकल फॉर्मेशन, फिर न्यू एपिक्यूटिकल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, अब एक लिपोप्रोटीन्स लेयर, लिपोप्रोटीन्स जो लेयर होती है उनका फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद क्यूटिकल लेड इन द ओवर द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 7 पॉइंट पे क्या है, प्रोक्यूटिकल फॉर्मेशन। फिर प्रोक्यूटिकल फॉर्मेशन हुआ, प्रोक्यूटिकल इज फाउंड बिलो द एपिक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल के नीचे प्रोक्यूटिकल बनती है। फिर एक्टिवेशन ऑफ मोल्टिंग जेल, मोल्टिंग जेल इज कन्वर्टेड इनटू द मोल्टिंग फ्लूइड रिच इन एंजाइम्स। अब ये जो मोल्टिंग जेल होंगे, क्योंकि मोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मोल्टिंग जेल, तो ये किसके लिए होगा, रिच होगा एंजाइम्स में। अब एंजाइम कौन कौन से होंगे, कार्टिनेज, प्रोटीनेज एंजाइम। दिस इज द एक्टिवेट इंडोक्यूटिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब इंडोक्यूटिकल जो पुरानी अली है, ओल्ड इंडोक्यूटिकल्स, उसके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हो गए, काइटिनेज और प्रोटीनेज एंजाइम। उसके बाद वैक्स लेयर का फॉर्मेशन होगा, वैक्स लेयर फॉर्मेशन होगा, वैक्स सेट्स द पोर कैनाल सीक्रेट द वैक्स लेयर्स। फिर इसके बाद क्या होगा, सीमेंट लेयर फॉर्मेशन, सीमेंट लेयर का फॉर्मेशन होगा। अब सीमेंट लेयर किसमें किसका पार्ट है, सब लोगों को पता होना चाहिए, जो लोग पढ़े थे तो वो लोग बताओ चलो कि सीमेंट लेयर किसमें पाई जाती है, प्रोक्यूटिकल, इंडोक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल या एपिडर्मिस लेयर। कमेंट करके बताओ जिसको पता है कि सीमेंट लेयर क्यूटिकल की कौन से लेयर में पाया जाता है, बताओ, कमेंट करो सब लोग। सीमेंट लेयर एपिक्यूटिकल का पार्ट है। ठीक, एपिक्यूटिकल में पाया जाता है और ये सबसे ऊपर पाया जाता है। इसको दूसरे नाम से टेक्टोक्यूटिकल भी कहते हैं, सीमेंट लेयर को टेक्टोक्यूटिकल भी कहते हैं। मोल्टिंग, दिस इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, मोल्टिंग 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कौन कौन से, एक तो रैप्चर्स ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, रैप्चर्स मतलब एक तो ओल्ड क्यूटिकल टूटेगी और वो कास्ट ऑफ हो जाएगी एक्सुवी के फॉर्म में। फिर दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, एक तो पहले प्लेट्स उसकी जो होंगी स्फेराइड्स वो टूटेंगी, रैप्चर होंगी इंसेक्ट की, फिर वो रिमूवल होंगी, मतलब वहां से कॉस्ट ऑफ हो जाएंगी। तो ये 2 प्रोसेस होते हैं। अब फर्स्ट क्या था, रैप्चर ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, इंसेक्ट इंक्रीज इट्स बॉडी वॉल्यूम थ्रू इनटेक ऑफ एयर और वाटर व्हिच एनहांस द फ्लो, ब्लड फ्लो टू and thorax. Thereby old cuticle ruptures along the predetermined line of weakness known as ecdysial। अब ये बहुत पूछते हैं कि सबसे पहले जो इंसेक्ट की बॉडी में मोल्टिंग के दौरान में रैप्चरिंग होती है, रैप्चर ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, वो कहां से होती है, तो हेड पे पाया जाता है ecdysial लाइन। तो कहां से होती है, ecdysial लाइन। तो रैप्चरिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल स्टार्ट फ्रॉम द ecdysial लाइन, ecdysial लाइन प्रेजेंट ऑन द हेड। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब इसका प्रोसेस अच्छा क्या होता है, किस प्रकार से रैप्चर होता है, इसके लिए इसमें हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले देखो बॉडी है इंसेक्ट की बॉडी है, उसमें एयर और वाटर का मूवमेंट जो है बढ़ गया, फ्लो बढ़ गया। उसके बाद अब ब्लड जो है, ब्लड भी तेजी से बैक टू फ्रंट यानी कि पीछे से आगे की ओर, जो उसका पोस्टीरियर पार्ट है एब्डोमेन, उससे हेड की तरफ फ्लो करने लगा तेज तेज से, जिससे वहां पे एनर्जी जनरेट हुई, एनर्जी के बाद सेल डिवीजन जनरेट हुआ और वहां पे इसका इंक्रीज हुआ साइज, इंसेक्ट का साइज इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ तो एक वीकनेस ऑफ लाइन पाई जाती है हेड के ऊपर, जिसको क्या कहते हैं, ecdysial लाइन। तो वहां से सबसे पहले क्यूटिकल रैप्चर्ड होकर के कास्ट ऑफ होना स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, रिमूवल ऑफ द ओल्ड क्यूटिकल। अब पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड लुब्रिकेंट एक्शन ऑफ मोल्टिंग फ्लूइड्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ ओल्ड क्यूटिकल। ये कह रहे हैं कि किस हिसाब से इंसेक्ट की बॉडी एक्सुवी को छोड़ पाती है। तो रिमूवल ऑफ ओल्ड क्यूटिकल मतलब रिमूवल ऑफ एक्सुवी, ओल्ड क्यूटिकल को ही क्या कहते हैं, एक्सुवी, जो भी हम आगे पढ़ा चुके हैं। तो उसमें इंसेक्ट पैरास्टैल्टिक मूवमेंट कहता है। पैरास्टैल्टिक मूवमेंट क्या होता है कि आपने कभी कभी लार्वा देखा होगा कि एक घूम घूम के मतलब से सर्कुलर है, ये इंसेक्ट है तो ऐसे 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 करके पहले अपना सर करेगा, फिर पीछे का सीधा आगे खींच लेगा, फिर आपके सर को बढ़ाएगा, फिर पीछे का एब्डोमेन आगे खींचेगा, ऐसे पैरास्टैल्टिक
मूवमेंट के द्वारा बॉडी को आगे की तरफ खींचता है और धीरे 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 आगे से पीछे तक क्यूटिकल उतर जाती है। और उसमें जो बॉडी की एक्सुबी हटती है उसमें लुब्रिकेशन का बहुत काम होता है। तो लुब्रिकेशन जो होता है मल्टी फ्लूइड के द्वारा लुब्रिकेट होता रहता है जिससे ओल्ड क्यूटिकल उतर जाती है। अब ड्यूरिंग ईच मोल्टिंग द क्यूटिकुलर कवरिंग्स डिस्कार्डेड आर द क्यूटिकुलर ऑफ लेग्स इंटरनल लाइनिंग्स ऑफ फोरगट एंड हिंडगट एंड ट्रेकिया। ठीक, ये होता है ड्यूरिंग ईच मोल्टिंग द क्यूटिकुलर कवरिंग्स डिस्कार्डेड एज द क्यूटिकुलर ऑफ लेग्स इंटरनल लाइनिंग ऑफ फोरगट्स एंड हिंडगट्स ऑफ ट्रेकिया। ये नहीं हटती। ठीक, जो इंटरनल लाइनिंग ऑफ फोरगट हिंडगट एंड ट्रेकिया इसमें जो क्यूटिकल्स होती है नहीं हटती। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये रेप्टिल आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। ठीक, ये अब देखो अब क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ द एक्सोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल का कैसे फॉर्मेशन होता है, जो नई वाली एक्सोक्यूटिकल है, न्यू एक्सोक्यूटिकल, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप सब लोगों को इसके पहले लेक्चर में हम बता रहे हैं कि एक एक लेक्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता रहेगा। ठीक, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक इसीलिए मैं लेक्चर वाइज पढ़ा रहा हूं कि एक चीज दूसरी चीज से रिलेट है। जो फर्स्ट लेक्चर होगा उससे दूसरा लेक्चर रिलेट होगा, दूसरे से तीसरा होगा। तो आज मैं तीसरा लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूं, थर्ड लेक्चर। तो ये सेकंड वाले लेक्चर से जब पढ़ेंगे तब अच्छे समझ में आएगा कि क्या चीजें फर्स्ट सेकंड में थी और क्या थर्ड में पढ़ाया जा रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ एक्सोक्यूटिकल, आपको एक्सोक्यूटिकल सेकंड में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया कि एक्सोक्यूटिकल क्या होती है विद डायग्राम। तो आप उसको जरूर देखिएगा और जो लोग देखे हैं तो उनके समझ में आ रहा होगा। अब फॉर्मेशन ऑफ एक्सोक्यूटिकल कैसे होगा था, अपर लेयर ऑफ प्रोक्यूटिकल। सबसे पहले क्या होता है, प्रोक्यूटिकल ऊपर की तरफ पाई जाती है, जैसे इपीक्यूटिकल और इपिडर्मल लेयर जो सेलुलर होती है, इनके दोनों के बीच में क्यूटिकल पाई जाती है प्रोक्यूटिकल। तो प्रोक्यूटिकल के दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर जो पार्ट होता है, जैसे ये मान लो प्रोक्यूटिकल इतनी आपकी है, तो उसके सबसे ऊपर क्या होगा, सबसे ऊपर होगा एक्सोक्यूटिकल। इंटरनल पार्ट क्या होगा, इंडोक्यूटिकल। तो अब एक्सोक्यूटिकल कैसे बनता है, एक्सोक्यूटिकल का फॉर्मेशन होता है सबसे पहले, फिर होता है इंडोक्यूटिकल का। तो डेवलप्स एज द एक्सोक्यूटिकल थ्रू एडिशन ऑफ प्रोटीन एंड टैनिंग बाय फिनोलिक सब्सटेंस। तो इसमें काइटिन और स्क्लेरोटिन प्रोटीन के फॉर्मेशन से एक्सोक्यूटिकल का निर्माण होता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंडोक्यूटिकल होता है। द लोअर लेयर ऑफ द प्रोक्यूटिकल डेवलप्स एज द इंडोक्यूटिकल थ्रू एडिशन ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन। इसमें आर्थोप्रोटीन प्रोटीन पाई जाती है इंडोक्यूटिकल में, ये सब पढ़ाया है ऑलरेडी कि इंडोक्यूटिकल में कौन सी प्रोटीन होती है, काइटिन और आर्थोप्रोटीन। और एक्सोक्यूटिकल में कौन सा होता है, काइटिन एंड स्क्लेरोटिन प्रोटीन। तो स्क्लेरोटिन प्रोटीन कैसे बनते हैं, स्क्लेरोटाइजेशन और टैनिंग ऑफ द आर्थोप्रोटीन प्रोटीन। आर्थोप्रोटीन के टैनिंग और स्क्लेरोटाइजेशन के द्वारा ही आपका स्क्लेरोटिन प्रोटीन बनती है इंसेक्ट में। ठीक, अब दिस लेयर इंक्रीजेस इन थिकनेस। ये जो इंसेक्ट की क्यूटिकल है, ओवरऑल क्यूटिकल, उसकी थिकनेस को बढ़ाता है इंडोक्यूटिकल। तो अगर पूछा जाए कि थिकेस्ट लेयर कौन सी है तो इंडोक्यूटिकल होगी। और उस अगर पूछा जाए थिन लेयर कौन सी होगी तो इपीक्यूटिकल जो सबसे ऊपर वाली होती है वो सबसे थिन लेयर है। और सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सी है, इंडोक्यूटिकल। ये सब मत भूलना, ये सब क्वेश्चन आते हैं कि थिकेस्ट लेयर कौन सी है, मच थिक लेयर कौन सी है, थिन लेयर कौन सी है। तो ये सब क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि सबसे थिन लेयर जो होती है वो इपीक्यूटिकल होती है, थिकेस्ट लेयर जो होती है वो इंडोक्यूटिकल होती है, और इंडोक्यूटिकल से कम मोटी जो होती है वो एक्सोक्यूटिकल होती है। कंट्रोल ऑफ मोल्टिंग, इट इज कंट्रोल्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट मोल्टिंग हार्मोन। अब मान लो किसी इंसेक्ट में मोल्टिंग, अब मोल्टिंग का पूरा प्रोसेस पूरा हो गया एक बार में कि उसने पूरा ओल्ड क्यूटिकल हटा दिया, धीरे धीरे न्यू क्यूटिकल का जनरेशन हुआ। सबसे पहले एपीक्यूटिकल बना, फिर एक्सोक्यूटिकल बना, फिर इंडोक्यूटिकल बना, धीरे धीरे जो प्रोसेस थे वो कंप्लीट हो गए। अब इसमें जो हार्मोन हमने आपको बताया था, एक डायोसोन हार्मोन, आपको याद आ रहा होगा, एक डायोसोन हार्मोन रिस्पांसिबल होता है मोल्टिंग के लिए। अब हार्मोन का जिसे एक बार सिक्रेशन हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए दूसरे हार्मोन्स का जनरेशन बहुत जरूरी होता है। तो अब कंट्रोल कैसे होगा मोल्टिंग, तो इट इज कंट्रोल बाय endocrine glands like prothoracic glands
which secretes molting hormone. Endocrine glands are activated by the प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन। एक हार्मोन रिलीज होता है प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ये ब्रेन ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो होती हैं ब्रेन की, उनके द्वारा सिक्रीशन होता है। और ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो ये अब कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हो गया कंट्रोल ऑफ मोल्टिंग के लिए। ये हार्मोन्स ब्रेन में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं और ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स कही जाती हैं, इनके द्वारा रिलीज होता है। ध्यान से पढ़िएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोल्टिंग का कंट्रोल कैसे होता है। कंट्रोल ऑफ मोल्टिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हिच हार्मोन्स? तो आपको प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन्स होता है। प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ मोल्टिंग। सब चीजें याद कर लेना, इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट लिखा हूं, आप लोगों को जल्दी से समझ में आएगा। जैसे 13 जो न्यू क्यूटिकल फॉर्मेशन है उसके 13 प्रोसेस हैं, या मोल्टिंग के कह सकते हैं आप 13 प्रोसेस हैं। एक एक प्रोसेस को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। इसके पहले वाली क्लास में आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्यूटिकल है, कैसे क्यूटिकल का स्ट्रक्चर होता है। एक भी क्लास मिस मत